नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज एक और किताब की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। किताब का कोड है BHDLA 135 और किताब का जो नाम है वो है हिंदी भाषा विविध प्रयोग। टोटल इस किताब में 2 यूनिट हैं। पहली यूनिट में 7 चैप्टर हैं और दूसरी यूनिट में 6 चैप्टर हैं, यानी कि टोटल 13 चैप्टर हैं इस सीरीज़ में। जहां आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय। इससे पहले मैं चैप्टर शुरू करूं, आपको चैप्टर का नाम क्लियर कर देता हूं। तो देखो भाई, हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। आप सभी को पता होगा हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम यही जानेंगे कि किसी भाषा की जो लिपि होती है उस लिपि का उस भाषा में क्या महत्व होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी है वर्तनी का परिचय। तो देखो, वर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं। तो जैसे स्पेलिंग लिखते वक्त उसके कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में भी वर्तनी को लिखते हुए उसके कुछ नियम होते हैं। क्योंकि किसी भाषा में सबसे बड़ी बात पता है क्या है? किसी भाषा में सबसे बड़ी बात यह है कि उसका लिखित रूप किस प्रकार का है। तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि हिंदी की लिपि के वर्तनी संबंधित क्या नियम हैं, किस हिसाब से हम वर्तनी को लिखते हैं। तो वर्तनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बोलते हैं। तो जिस प्रकार से इंग्लिश में एक एक स्पेलिंग लगाई जाती है उसके हिसाब से एक सार्थक वर्ड बनाया जाता है, एक मीनिंग फुल वर्ड बनाया जाता है, उसी प्रकार से हिंदी में एक मीनिंगफुल वर्ड्स कैसे बनाए जाएं, इसके नियम इस चैप्टर में बताए जाएंगे। इसके अलावा देखो भाई, ये चीज़ें ऐसी हैं हिंदी में, अगर आपने कोई चीज़ स्किप कर दी तो अगली चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो चीज़ों को ध्यान से समझें, और चीज़ें अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना हमें भाषा की इंपॉर्टेंस बताएगी। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं, चूँकि ये पहला चैप्टर है। तो देखो, आप सभी को पता है हर एक व्यक्ति कोई ना कोई भाषा तो पक्का बोलता होगा। अब हमारे ही देश में देख लो, बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, बहुत सारे लोग भोजपुरी बोलते हैं, बहुत सारे लोग मैथिली बोलते हैं। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ एंड सो मोर। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 179 भाषाएं हैं, 544 बोलियां हैं। उन्हीं में से एक भाषा हिंदी है। अब इन भाषाओं का उद्देश्य क्या होता है? ये भाषा काम किस लिए आती हैं? तो भाषा का जो प्रमुख कार्य है वो है विचारों का आदान प्रदान करना। सोचो, हमारी कोई भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करते? तो भाषा का सबसे बड़ा काम क्या है? तो भाषा का सबसे बड़ा काम ये है कि हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात को अपने सामने वाले को समझाते हैं, अपने विचारों को कभी कुछ लोगों को और कई बार लाखों करोड़ों लोगों तक अपने विचारों को हम पहुंचाते हैं। अब भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित और एक बोलने वक्त। यानी कि सबसे पहले भाषा का बोलना शुरू हुआ और उसके बाद जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता चला गया वैसे वैसे भाषा की लिखावट भी शुरू हुई। तो देखिए, यानी कि भाषा को हम कितने टाइप से प्रकट कर सकते हैं? भाषा को हम 2 टाइप से प्रकट कर सकते हैं। पहला टाइप क्या है? मौखिक रूप यानी कि बोलकर, और दूसरा टाइप क्या है? लिखित रूप यानी कि लिखकर। तो इतनी बात पता चल गई। अगर आपसे कोई पूछे भाषा का क्या काम है तो आप क्या बताओगे? कि भैया भाषा का काम है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपने मन की अभिव्यक्ति करना। कितने टाइप से कर सकते हो? 2 टाइप से, लिखित रूप से और मौखिक रूप से। तो देखो, मौखिक रूप से जो भाषा होती है उसके नियम नहीं होते हैं, जबकि जो लिखित रूप से भाषा होती है वो एक नियमबद्ध होती है और उसे एक नियमों के आधार पर ही लिखा जाता है। नियमों का जो ये आधार होता है यही व्याकरण कहलाता है। ठीक है भाई। अब देखिए, हिंदी की जो लिपि है, हिंदी की लिपि भारत सरकार ने देवनागरी लिपि रखी है। हम सभी को पता है। तो हिंदी की कौन सी लिपि है एक नंबर में, कभी कोई कोई पूछे तो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। और इसके साथ साथ वर्तनी के कुछ नियम है जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। अब कोई पूछ ले आपसे वर्तनी क्या है, तो शब्दों का जो लिखित रूप है वही उसकी वर्तनी कहलाता है। शब्दों का जो लिखित रूप है वही उसकी क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की वर्तनी शुद्ध होती है, यानी कि उन्हें लिखना अच्छे से आता है, जबकि कुछ लोग वर्तनी की बहुत सारी गलतियां करते हैं। लाइक डैट आप यहाँ देख रहे हो, जहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है कि शब्द का लिखित रूप उसकी वर्तनी कहलाता है। इसके नीचे वाली लाइन देखो, इसमें लिखा है परिचय। अब देखो, इसमें परिचय गलत लिखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं परिचय गलत है, तो ऐसी लिपि गलत लिखा हुआ है, समाप्त गलत लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं,
उन्हें क्या होता है, वर्तनी की लिखावट का पता नहीं होता। इसी वजह से वो क्या करते हैं, कभी मात्राओं को इधर से उधर चढ़ा देते हैं। कहीं छोटी की मात्रा आ रही है तो बड़ी की मात्रा चढ़ा देते हैं, कहीं छोटे ऊ की मात्रा आती है तो बड़े ऊ की मात्रा चढ़ा देते हैं, कहीं छोटे आ की मात्रा आती है तो बड़े आ की मात्रा चढ़ा देते हैं। उसका रीज़न ये होता है, उन्हें वर्तनी के नियम ही नहीं पता। लेकिन आप मुद्दा ये आता है कि भैया वर्तनी को शुद्ध कैसे करें। तो देखो भाई, किसी भी चीज़ को शुद्ध लिखने से पहले उसका शुद्ध उच्चारण बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाला उच्चारण ही गलत कर रहा है तो आप गलत ही लिखोगे। तो जब तक उच्चारण सही नहीं होगा तब तक उसका लिखित रूप भी सही नहीं हो सकता। तो यानी कि सबसे पहले भाषा को सही बोलना आना चाहिए, तभी भी हम भाषा को सही रूप से लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर की प्रस्तावना ने हमें कुल मिलाकर ये बताया कि हिंदी की लिपि भारत सरकार ने क्या घोषित करी है, देवनागरी लिपि घोषित करी है। क्यों घोषित करी है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। दूसरी बड़ी बात क्या है, वर्तनी क्या होती है, तो शब्दों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। अगर शब्दों का उच्चारण गलत हो तो वर्तनी का लिखावट भी क्या होगा, गलत ही होगा। तो अब चलते हैं, हम भाषा और लिपि के बीच संबंध मानते हैं और हम ये जानते हैं कि भाषा और हर भाषा की एक लिपि क्यों बनाई गई है। तो देखो, अगर हम एक ही भाषा की बात करें तो उसे अलग अलग तरीके से बोला जाता है। मैं हिंदी की बात करता हूँ तो हिंदी आप देखते हो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोली जाती है। अब हर जगह अलग अलग तरीके से अगर हिंदी बोली जाती है तो ऐसे में तो शब्दों में इतनी भिन्नता हो जाएगी कि कोई बंदा समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए हिंदी की एक लिपि घोषित करी गई, देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि इसलिए घोषित की गई ताकि इंसान बोले तो चाहे कुछ भी, लेकिन लिखावट रूप से एक रूपता आए। यानी कि कहीं पर भी हिंदी चलती हो तो उनके शब्द एक ही तरीके से लिखे जाएं। इससे क्या होगा, हर एक बंदा उन शब्दों को समझ पाएगा। तो भाषा में एक रूपता लाने के लिए, भाषा में एकता लाने के लिए एक लिपि होती है और उस लिपि के माध्यम से ही भाषा को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल हिंदी बोलकर आपको समझाया जाए, क्योंकि अगर लिखित रूप की हिंदी यानी कि जिस तरीके से इस चैप्टर में हिंदी लिखी है, अगर उस तरीके से मैं समझाऊंगा तो शायद आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है भाई, फिर भी मैं किताब से आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसा कि किताब सबसे पहले ये कहती है कि जिस किताब को आप पढ़ रहे हो, इस किताब को सिर्फ आप पढ़ रहे हो, लेकिन किसी लेखक ने इसे लिखा भी होगा। लेकिन उस लेखक की बातों को आप पढ़कर क्या कर रहे हो, उस लेखक को फील कर रहे हो, उस लेखक को सुन रहे हो। यानी कि जो भाषा का लिखित रूप होता है ना, ये बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलता है और ये स्थिर होता है। जब हम किसी बात को बोलते हैं तो बोलने के बाद वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब हम किसी बात को लिखते हैं तो वो आगे तक चलती है। तो जब हम ये पाठ पढ़ रहे हैं तो लेखक हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि लेखक हमसे बात कर रहा है, वो हम उसकी बातों को समझ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम उसको सामने बैठकर सुन रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमने भाषा के लिखित रूप को पढ़ रहे हैं। तो भाषा के लिखित रूप की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? भाषा के लिखित रूप की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ सकते हो। क्योंकि अगर आपने कोई बात बोली है तो वो बात बोली हुई वहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब बात लिखित रूप से होती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान के माध्यम से संचारित होती रहती है। इतनी बात क्लियर है? अब जो भाषा ये लिखी जाती है, हर भाषा के अपने अक्षर होते हैं, हर भाषा की अपनी पहचान होती है। अब अक्षरों के जोड़ से मैं थोड़ा-सा और आपको बता देता हूँ। हिंद दो किसी भाषा में एक अल्फ़ाबेट होता है। एक जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर हैं। इसी प्रकार से हिंदी की अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला की यूनिट क्या होती है? वर्णमाला की इकाई होती है अक्षर। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? अक्षर। अक्षरों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। तो अक्षरों का मेल हो और उसका कोई अर्थ भी निकलता हो तो उससे क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। तो जिन अक्षरों को आप भाषा में पहचान रहे हो, जिन अक्षरों को आप उच्चारण कर रहे हो, उसी उच्चारण का लिखित रूप वर्तनी है। अब आप सोचेंगे कि पहले बोलना आया या पहले लिखना आया, तो मनुष्य ने पहले बोलना सीखा क्योंकि मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं था कि वो लिखे। अब जो मनुष्य ध्वनियों को उच्चारण करता था, मनुष्य जिन चीज़ों को बोलता था, उसी को फिर उसने एक ना चिन्ह दिया, उसी ने उस चीज़ को एक प्रतीक दिया और उस प्रतीक के माध्यम से लिखावट शुरू हुई। ठीक है भाई। तो भाषा का क्या काम है, लिपि का क्या काम है? एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। पढ़ना सुनने का दूसरा रूप है, ये बात ध्यान रखना। किसी चीज़ को हम सुनते हैं, किसी व्यक्ति को हम सुनते हैं और किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। तो सुनना जो है, पढ़ना जो है वो सुनने का क्या है? दूसरा रूप है। जैसे आप इसी किताब को पढ़ रहे हो, ये एक चीज़ है, लेकिन आप मुझको सुन रहे हो, ये एक दूसरी चीज़ है।
ठीक है भाई। तो लिपि के महत्व पर विचार करने से पहले भाषा का महत्व हमें पता होना चाहिए, और भाषा का माध्यम हमें पता चल गया है कि भाषा वह माध्यम है जो मानव विकास का बहुमुखी विकास करता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ आइडिया होते हैं। अगर हर एक व्यक्ति अपना विचार देगा तो हर व्यक्ति के अपने विचारों से ये मानव सभ्यता आगे बढ़ेगी। और उसका सबसे बड़ा बेस क्या होता है? उसका सबसे बड़ा बेस बेस होता है लैंग्वेज। भाषा के बिना मनुष्य सोच भी नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना। हर एक चिंतन की अपनी एक मातृभाषा होती है, हर एक क्षेत्र की अपनी एक मातृभाषा होती है, हर एक देश की अपनी एक मातृभाषा होती है। तो चिंतन कला का विकास कैसे हुआ? चिंतन कला का विकास भी किससे हुआ? भाषा से हुआ। ये क्या है? भाषा के महत्व। अब देखो लिपि का क्या फायदा होता है। तो कह रहा है पहले ना मनुष्य सिर्फ बोलता था, जब लिपि का विकास नहीं हुआ था, जब लिखित रूप से नहीं आई थी, तो हम क्या करते थे? सिर्फ बोलते थे। तो क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा, अब यहीं से संस्कृति का विकास शुरू हुआ। लेकिन अब मुद्दा ये आया कि आने वाली पीढ़ियों को वो चीज़ें कैसे पता चलें, क्योंकि मनुष्य ने बोलते बोलते अपना ज्ञान प्रदान किया पीढ़ी दर पीढ़ी। अब उसमें क्या आएगा? अशुद्धता आएगी। क्योंकि सपोज डैट मैं कोई चीज़ लिखी नहीं है और मैं किसी को बोलकर समझा रहा हूँ, तो जिस बंदे ने उस चीज़ को सुना, तो वो कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी चीज़ को समझेगा। हो सकता है वो चीज़ों को ज़्यादा समझे, हो सकता है वो चीज़ों को कम समझे। तो ऐसे में आने वाली जो पीढ़ी है उस पर अशुद्ध ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे में ये महसूस किया गया कि जो हम बोलते हैं उसे लिखना भी चाहिए। तो ऐसे में मनुष्य ने शुरुआत में ताड़ के पत्तों पर लिखना शुरू किया, भोजपत्र पर लिखना शुरू किया। कुछ लोग गीली मिट्टी या पत्थरों पर लिखते थे। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ोगे आप हिस्ट्री में, तो आपको पता चलेगा मेसोपोटामिया में क्या होता था। चिकनी मिट्टी होती थी, उसे गूंथ कर पाथ दिया जाता था और फिर गीली ही मिट्टी पर कीलाकार अक्षर लिख दिए जाते थे और फिर उस मिट्टी को सुखा दिया जाता था। तो इस प्रकार से भी लिखना शुरू हुआ। समय बदला, धातुओं पर लिखना शुरू हुआ, यानी कि पत्थरों पर लिखना शुरू हुआ, लोहे पर लिखना शुरू हुआ, तांबों पर लिखना शुरू हुआ। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन काल का सारा इतिहास अभिलेखों पर ही है। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य जब शुरुआत में बोलना सीखा और उसके बाद जब लिखावट की शुरुआत हुई, तो लिखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कागज़ थे नहीं, कलम की शुरुआत हुई नहीं थी, कीलाकार अक्षर चल रहे हैं, धातुओं पर लिखा जा रहा है, पत्तों पर लिखा जा रहा है, और उसे सुरक्षित कैसा रखा जाए ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। इसीलिए उस समय ना हमें इतिहास उस समय का नहीं पता चलता। आप हड़प्पा सभ्यता का इतिहास देख लो, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास आपको आज तक नहीं पता चलेगा। उसका रीज़न क्या है? उसकी भाषा आज तक पढ़ी ही नहीं गई है। तो उस समय संसार में भाषाओं का विकास कम हुआ। जब तक मुद्रण का विकास नहीं हुआ था, भाषा का विकास नहीं हुआ था, लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय संसार में भाषाएं डेवलप्ड भी नहीं हो पाई। लेकिन मध्यकाल युग में जब कागज का उत्पादन शुरू हुआ, छपाई का प्रचलन शुरू हुआ, तो लिखने का व्यापक पैमाने पर क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ। इसके अलावा जब छपाई नहीं थी, तो उससे पहले हाथों से लेख लिखे जाते थे, जिन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अब ये बहुत ना महंगे पड़ते थे, तो उच्च वर्ग के लोग ही कुछ इतिहास लिखवाते थे, जिसकी वजह से भी इतिहास की कमी पाई गई है। लेकिन जैसे ही भाई क्या हुआ, लिखावट से छपाई पे मामला चला गया, किताबें सस्ती हो गई और बड़े पैमाने पर लोग पढ़ने लगे। ऐसे में एक नई क्लास का उदय हुआ, मिडिल क्लास। तो लिखने पढ़ने से ज्ञान का विस्तार होता है, ये बात तो हमें पता चल गई। जो भाषाएं लिखी जाती हैं वही सिर्फ प्रगति कर सकती हैं। जो भाषाएं लिखी नहीं जा सकती वो अतीत के पन्ने में क्या हो जाती हैं? हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। तो जो भाषाएं लिखी जाती हैं वो प्रगति करती हैं, उनका बोलने वाला समाज उन्नति करता है। तो लिपि का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो लिपि का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो विचारों को सुरक्षित रखती है, आने वाली पीढ़ियों तक विचारों को पहुंचाती है, समय से उसे आगे बढ़ाती है। अगर हम बातों को बोलते हैं तो बात खत्म हो जाती है, जबकि जब हम बातों को लिखते हैं तो उससे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एक स्थिरता मिलती है। लिखे हुए अक्षर ध्वनि की तरह मिटते नहीं हैं, क्योंकि हमने बोला बस बात खत्म। लेकिन लिखे हुए अक्षर तो हमेशा के हमेशा वहीं रहते हैं। वो अपने विचारों को खुद बाद में पढ़ सकते हैं। हर एक व्यक्ति के विचारों को आप बाद में पढ़ सकते हो, उसे समझ सकते हो। जैसा कि आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं, उनका शौक क्या होता है कि पूरे दिन उन्होंने जो चीज़ों को देखा शाम को बैठकर डायरी में लिखा, क्योंकि एक दिन वो मर जाएंगे तो उनकी कही हुई बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो जो लिखी हुई बातें हैं ना, उसकी वजह से ही वो अमर हो पाएंगे। दूसरी बात क्या है, लिपि का दूसरा महत्व क्या है, लिपि का दूसरा फायदा क्या है? लिपि से भाषा में स्थायित्व आता है। भाषा के माध्यम से विचार सुरक्षित रह जाते हैं। पुराने जमाने की कृतियाँ जो सुरक्षित हैं वही विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। लिपि के माध्यम से हम कम्युनिकेशन का विस्तार भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना, संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि विचारों का आदान प्रदान। जैसे कि हम आज इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये संप्रेषण का ही एक माध्यम है। तो हिंदी लिपि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने विचारों का विस्तार कर सकते हैं। कह रहा आप बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हज़ार लोग ही आपको सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप अखबारों में लिखो तो, आप किताबों में लिखो तो आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो।
हालांकि आज इंटरनेट का युग है, बोलने के माध्यम से भी लोग करोड़ों तक लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वो एक टाइम तक ही चलता है। लेकिन जो अखबारों में लेख हैं, किताबों में लेख हैं, अरबों अरब लोग पढ़ रहे हैं। लेखन से आने वाली पीढ़ियां भी आपके विचारों को जानेंगी, लेकिन बोलने से आने वाली पीढ़ियां आपके विचारों को नहीं जानेंगी। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे भाषा और लिपि में क्या संबंध है, लिपि के क्या फायदे हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में क्या हो, सक्षम हो। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आगे चैप्टर की बात की जाए तो आगे हमें लेखन की विधि के बारे में बताया जा रहा है। तो देखो भाई, हर भाषा की अपनी एक लिपि है और हर भाषा में लिखने का एक तरीका है। लेकिन बात ये आती है कि लिखने के इस तरीके की शुरुआत कैसे हुई। तो देखो, जिस क्रम में हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं वो ध्वनियों का उच्चारण है, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक ध्वनि होती है। जैसे इंग्लिश में हम ए बोलते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं। तो जिस माध्यम से हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसी माध्यम से उसे लिखना पड़ता है। और उसी माध्यम से इसका मतलब ये है कि अगर हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं। तो जो हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में जो ध्वनियाँ निकलती हैं उस ध्वनि के लिए एक चिन्ह बनाया गया है, और उन चिन्हों को ही हम मानक लिपि कहते हैं। जैसे आप बोल रहे हो आ, तो आ के लिए क्या बनाया गया है, चिन्ह बनाया गया है। अगर सोचो आ के लिए पहले चिन्ह का बना होता तो आज शायद हम का को आ पढ़ रहे होते। तो शुरुआत में जो ये चिन्ह बनाए गए, यानी कि ये जो आप लिखावट देखते हो, आप इतनी सारी ये किताबें देख रहे हो, ये सब क्या हैं, ये जो हम उच्चारण कर रहे हैं, ये जो हम चीज़ों को बोल रहे हैं, उसी का ये सांकेतिक रूप है, उसी का ये एक चिन्ह है, उसी का एक प्रतीक है। और इन चिन्हों की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे आपने बोला आ, आपने बोला का, आपने बोला पा, ये सब ध्वनि है, और ध्वनि के प्रतीक को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। और वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं उसमें स्वर और एक होते हैं व्यंजन। जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में एक होते हैं वोवल और एक होते हैं कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी भाषा में वर्ण को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में वर्ण को बोलते हैं लेटर, और इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। ठीक है भाई। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सारी भाषाएं एक जैसी लिखी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी भाषाओं में लिपि व्यवस्था एक जैसी हो। जैसे आप देवनागरी लिपि की बात करो तो हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। तो जब आप देवनागरी लिपि की बात करोगे तो देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि अरबी भाषा में लेखन जो चलता है वो दाएं से बाएं चलता है। जबकि जापानी भाषा में ऊपर से नीचे के क्रम में लिखा जाता है। जबकि चीनी भाषा तो चिन्हात्मक है, इसे चित्रात्मक भाषा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि शब्द ही खुद अल्फ़ाबेट हैं। उसमें रेखाओं के माध्यम से, आकारों के माध्यम से भाषा को लिखा जाता है। तो इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उनकी अलग अलग लिपि है, और उन्हें लिखने के भी अलग अलग तरीके हैं, उनके लिखने के भी अलग अलग नियम हैं। तो जब हम देवनागरी लिपि की और लिपियों से तुलना करोगे, खासतौर पर रोमन लिपि से तुलना करोगे, तो आपको देखो बहुत सारे बच्चे जो नंबर्स लिखते हैं वो रोमन लिपि में लिखते हैं। तो रोमन लिपि और देवनागरी लिपि में बहुत अंतर है, क्योंकि देवनागरी लिपि में, हिंदी की लिपि में पता है क्या होता है, जैसा आप बोलोगे आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा। हिंदी की लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, जिस तरीके से आप ध्वनि का उच्चारण करोगे आपको उसी तरीके से ध्वनि को लिखना पड़ेगा। लेकिन रोमन में ऐसा नहीं है। रोमन में पता है क्या है, जैसा आप बोल रहे हो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, उससे और भी बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं हम। इससे पता चलता है कि हिंदी एक कैसी लिपि है, हिंदी एक वैज्ञानिक लिपि है और एक संक्षिप्त लिपि है। क्लियर है भाई। तो अब तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, अब तक हमने चैप्टर में ये पढ़ा है कि भाषा और लिपि का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, लिपि के क्या फ़ायदे हैं, लेखन की विधियाँ क्या होती हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न पूछ रहा है एग्जामिनर कि आदमी ने बोलना पहले सीखा या लिखना बाद में, क्या ये सही है या गलत है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे पढ़ने के बाद, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप दोगे। जहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो आप। आगे इस चैप्टर में हमें देवनागरी लिपि के मानक रूपों के बारे में बताया गया है और वर्तनी के कुछ नियम के बारे में बताया गया है। तो देखो भाई, जब आप देवनागरी लिपि की बात करोगे तो मैंने अभी बताया आपको, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। और वर्ण कितने टाइप के होते हैं, दो, एक स्वर और एक व्यंजन। तो यहाँ से यहाँ तक ये यही बताया गया जिसकी चर्चा हमने पहले करी है। जैसे कि मैं पढ़ के बता भी देता हूँ। कह रहा है हिंदी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विशाल है, तो हर भाषा का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा हर भाषा में बहुत सारी विविधताएं होती हैं, क्योंकि हर मनुष्य के बोलने का तरीका क्या है, अलग है। अब इसी वजह से ना मुद्रण यानी कि छपाई में भी कठिनाई होती है।
लोगों के सीखने और सिखाने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि कोई चीज़ होगी तो हमारी यानी कि किसी क्षेत्र की भाषा में उसी चीज़ को कुछ और कहा जाएगा, किसी क्षेत्र की भाषा में उसी चीज़ को कुछ और कहा जाएगा। फिर हम किसी क्षेत्र में जाते हैं और हम कहते हैं भैया ये चीज़ दे दो, वो कहता है हैं। तो उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए अलग अलग जगह अलग अलग बोली का प्रयोग होता है। आज कंप्यूटर के माध्यम से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, आंकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है और शब्दों का संयोजन किया जा रहा है। पहले ये चीज़ें टाइपराइटर से होती थी, लेकिन आज किससे होती हैं? कंप्यूटर से होती हैं। तो हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और हमने क्यों देवनागरी लिपि करी, उसका रीज़न ये है कि ताकि हम मानक वर्णों का प्रयोग कर सकें, एक जैसे अक्षरों का प्रयोग कर सकें, जिससे भाषा में एक रूपता आए। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा चल रही है, लेकिन उन सबका लिखित रूप एक हो, किताबें एक जैसी चलेंगी। तो 1966 में और 2006 यानी कि 2006 में मानक देवनागरी लिपि को प्रस्तुत किया गया, यानी कि 1966 में प्रस्तुत किया गया था, 2006 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। तो वर्णमाला की बात करोगे तो हिंदी की वर्णमाला में जो स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है? 11। आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ। इसके साथ ही साथ इन स्वरों को हम किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं? इन स्वरों को हम मात्राओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो हम अंग की बिंदी का प्रयोग करते हैं, ये अंग की बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। यानी कि आपसे कोई कहे अनुस्वार का चिन्ह लगाओ, तो अनुस्वार क्या होता है? अंग की बिंदी होती है। इसी प्रकार से जो अंगहा होता है, यानी कि इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो जो दो बिंदियां आप देखते हो कई बार किसी अक्षर के पीछे दो बिंदियां लगी होती हैं, इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? विसर्ग। तो जितने भी स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, ये बात ध्यान रखना। इन्हें बोलते समय जो हमारे मुख से वायु निकलती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है, और ये एक सुर लय होते हैं, सुरमय होते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा जो अनुस्वार होता है वो क्या होता है? अंग की बिंदी होती है। और जो आपने कई बार दो बिंदी देखी होगी बहुत सारे अक्षरों के पीछे, जैसे कि यहाँ पर है भी, इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसके बाद शुरुआत होती है व्यंजनों की। तो व्यंजन की बात करोगे तो आप 33 व्यंजनों को पढ़ोगे। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है भाई। तो का खा गा घा डा, चा छा जा झा हिया, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा भा मा, या रा लावा शा श सा हा। तो ये सब क्या है? व्यंजन हैं। इसके अलावा व्यंजन की बात करो तो व्यंजनों में भी दो टाइप के व्यंजन और हैं। एक द्विगुण व्यंजन है, जैसे कि अड़े खाली और ढा। ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है, इसमें दो गुण हैं, जिसकी चर्चा हम आगे ग्रामर में करेंगे भी। देखो, अगर आप इस चैप्टर किताब को पढ़ रहे हो BHDL 135 को, तो एक किताब और है BHDAE 182, जिसकी हमने ऑलरेडी जो श्रृंखला है वो अपलोड कर रखी है चैनल पर। उसमें ग्रामर को और भी ज़्यादा डीपली समझाया गया है। इसमें भी समझाया गया है, लेकिन इसमें उतने डीपली नहीं समझाया गया जितना BHDAE 182 में समझाया गया। तो जो बच्चे हिंदी भाषा के प्रेमी हैं, जो हिंदी को ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो वो BHDAE 182 के भी लेक्चरों को सुन सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। इसके अलावा हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन मतलब जो दो से दो जुड़कर बने हैं, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, शा। ठीक है भाई। अब देखो लेखन की कठिनाइयाँ क्या हैं। तो इतना पता चल गया आपको देवनागरी लिपि में का मानक रूप क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? 2, स्वर और व्यंजन। व्यंजन कितने में हैं? द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अनुस्वार क्या होता है और विसर्ग क्या होता है, ये बात आपको पता चल चुकी है। स्वर को हम जब व्यंजनों के साथ लिखते हैं तो मात्रा के रूप में प्रकट करते हैं, ये बात भी आपको पता चल चुकी है। अब देखो लेखन की विधियाँ क्या है। लेखन की विधि में देखो तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ शब्द दिए हैं, जैसे पद्मा, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उद्धार। तो जैसे आपने देखा पद्मा में जो दमा लिखा है, अब इस टाइप से ना भाषा का प्रयोग जो है वो लगभग कम हो चुका है, क्योंकि ये भाषा का बहुत कठिन रूप है। लाखों शब्द हैं, लाखों शब्द को लिखने के लिए हजारों तरीके हैं। अब ऐसे में क्या होता है, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं, जिन्हें पढ़ना आसान नहीं होता। इसीलिए अब पता है क्या हो रहा है, अब भाषा में थोड़ा सा सुधार लाया जा रहा है। लाइक डैट, जैसे कि वहाँ पद्मा में जो दमा वर्ड था, दम वर्ड था, तो दम वर्ड जो है 2 वर्ड मिले हुए उसमें, एक आधा दा और एक पूरा माँ। ठीक है भाई। तो देखो किसी भी अक्षर के नीचे जो आप ये छोटी सी लाइन देखते हो, इसे हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हलंत कहते हैं। तो आज के टाइम पे ना पद्मा ऐसे नहीं लिखा जाता, अब पद्मा ऐसे लिखा जाता है जैसे कि आप यहाँ पे अगले पैराग्राफ में देख रहे हो, पद्मा, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उद्धार। तो अब ना हलंत चिन्हों का प्रयोग किया जाने लगा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर पद्मा में
जो ये दा है, दा के नीचे जो आपको एक छोटी सी लाइन दिख रही है, ये क्या होती है? हलंत होती है। तो अगर आप पद्मा को पहले तरीके से लिखोगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पता क्या होगा? ये एक बहुत कठिन तरीका होगा। जबकि अब जो नया तरीका है, इससे भाषा में थोड़ा एक रूपला आ रही है और भाषा थोड़ी सी आसान हो रही है। तो किसी भी भाषा को लिखना ना बहुत कठिन कार्य हो चुका है। उसका रीज़न यही है कि भाषा में विविधता इतनी आ गई है, इतनी ज़्यादा विविधता आ गई है कि कैसे लेखन किया जाए यही नहीं समझ में आता। ठीक है भाई। दूसरी बात यह है कि संयुक्त वर्णों को कैसे बनाया जाए। तो संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। तो संयुक्त वर्ण देखो, जैसे आपने रा पढ़ा होगा, रा से रथ और री से ऋषि। तो जो ये है, ये डायरेक्ट यूज नहीं होते। जब आप भाषा को लिखोगे तो रा और री से ऋषि डायरेक्ट इसी टाइप से यूज नहीं होते, बल्कि कैसे यूज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो। लिखा है क्रम, श्रम, तर्क, ड्रामा, बर, रुपया, रूप, हृदय, श्रृंगार, दृष्टि। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। अब इसमें देखो, क्रम में रा तो है, लेकिन दर्शाया कैसे गया है? एक मात्रा के रूप में दर्शाया गया है जो का के नीचे लगी हुई है। श्रम में भी रा है, लेकिन शा के साथ जुड़ा हुआ है। तर्क में भी रा है, लेकिन देखो ऊपर की तरफ है। तो ऐसे में मुद्दा ये उठता है कि कब हम लेटर्स का यूज करें और कब मात्राओं का। तो इसके लिए गहन अध्ययन की जरूरत होती है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णों का मानक रूप क्या है, तो वर्णों के मानक रूप में आप वर्णमाला के बारे में बताओगे, स्वर व्यंजनों के बारे में बताओगे, और लेखन की कठिनाइयों में आप ये बताओगे कि लेखन की कठिनाइयाँ ये हैं कि विविधताएं इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि उन विविधताओं को अगर हम लिखित रूप से रखते हैं तो ये एक बहुत कठिन कार्य हो जाता है। जैसे कि किसी शब्द को एक तरीके से लिखा जाता है, जबकि किसी शब्द को दूसरे तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उन एग्जाम्पल्स का आप यूज़ कर सकते हो। आगे चैप्टर में वर्तनी के बारे में बताया गया है। तो वर्तनी लिखने के नियम क्या हैं? वर्तनी लिखते वक्त हम उससे सही रूप कैसे प्रयोग कर सकते हैं? इतना ही नहीं, इस हिंदी की जो लिपि है और जो वर्तनी है उनके बीच में क्या संबंध है, इन सब की चर्चा हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो चैप्टर थोड़े से लेंथी हैं और रूल ज़्यादा हैं इसमें, तो इसलिए इसे हम आराम आराम से समझा रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ सके। पेपर से एक दिन पहले लाइव क्लास भी दी जाएगी, वहाँ पर आपके जो डाउट होंगे आप वो हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।